हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। और जैसे कि आपको स्क्रीन में इस समय दिख रहा होगा तो वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मेन आप कहेंगे थ्योरी है, वो है नियो रियलिज्म की। जिसने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है रियलिज्म पे, वो जाके प्लेलिस्ट में पहले रियलिज्म का ये चैप्टर देखे या ये वीडियो देखे, तब जाके उसका कॉन्सेप्ट बनेगा और आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नियो रियलिज्म। और अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और टॉपिक में इसी स्क्रीन पे स्टार्ट करता हूँ पहले। तो जैसा कि हमने देखा था कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव थे, ठीक, या रियलिज्म थे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। अब न्यू रियलिज्म मतलब क्या होता है ये मैंने लिखा। आप देखिएगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरिज्म, तो बाद में आता है पोस्ट बिहेवियरिज्म। तो आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक पोस्ट, यहाँ पर कहते हैं कि नियो रियलिज्म में आपका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाने की बात की गई है, ठीक, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाने की बात की गई है। प्लस 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 ये ध्यान रखिएगा, प्लस कोर वैल्यूज ऑफ रियलिज्म वो भी रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। तो नियो रियलिज्म बात जो करता है, जो नया एंट्री लाता है, वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को ढूंढने की कोशिश करता है कि हम एक ऐसा साइंस पालें रियलिज्म की फील्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि वो हमको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी दे, प्लस हम अपने कोर जो वैल्यूज़ हैं रियलिज्म की उससे दूर भी ना जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो रियलिस्ट थिंकर थे या जो रियलिज्म में प्रिंसिपल्स बोले गए हैं, उनको पूरी तरह से दरकिनार या रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसको लेते हैं, प्लस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या साइंटिफिक मेंटालिटी से ये इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोर वैल्यूज़ कहीं नहीं जाने वाली हैं जो रियलिज्म में थी, जो हमने पहले देखा था पहले वीडियो में। बस यहाँ पर एंट्री क्या होगी, यहाँ पर थोड़ा मेंटालिटी चेंज होगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और वो साइंटिफिक थिंकिंग से हम देख पाएंगे या वो जो प्रोपोनेंट्स हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक तरफ। देखिए, तो जो रियलिज्म को चेंज करके न्यू रियलिज्म जो नया एक टर्म दिया गया था बेसिकली, उसमें इसको साइंस बनाने का पर्सपेक्टिव या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाने की शुरुआत की गई रियलिज्म फील्ड पे, या रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को साइंटिफिक बनाने का एक प्रयास किया गया। तो उसमें जो पहले जो बात करते हैं हम लोग, वो है आपका स्ट्रैटेजिक रियलिज्म, ठीक, स्ट्रैटेजिक रियलिज्म बात करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पुट करने की बात करता है, इट ट्राई टू पुट सम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन रियलिज्म को। देखिए, कोर वैल्यूज़ कोई नहीं छोड़ने वाला, कोर वैल्यूज़ वो रहेंगी ही रहेंगी, हल्का सा डेविएट होंगी, हल्का सा चेंज होंगी, बाकी हम पढ़ तो रियलिज्म ही रहे हैं ना, बस आगे न्यू लगा है। न्यू वो आपको दर्शाता है आपका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक मेंटालिटी, ठीक। तो वो बात करता है। इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं आपके थॉमस शेलिंग, ठीक।
इनकी बुक है द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 1960 में आई थी, द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, ये है थॉमस शेलिंग, आपके स्ट्रैटेजिक रियलिज्म के प्रोपोनेंट। ठीक, वो क्या बोलते हैं इसमें, उसमें ये बोलते हैं कि भाई देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं या मेकिंग जो करते हैं, इधर रैशनल एक्टिविटी, एक रैशनल है भाई, तार्किक है, लॉजिकल है, उसमें कोई वेगनेस नहीं है। क्या नहीं है? वेगपन नहीं है, वेग नहीं मिलेगा आपको कि ऐसे कुछ भी बना दिया, बहुत देख के, जांच के, पड़ताल करके, हर जगह का फॉरेन पॉलिसी चेक करके, किससे हमको नुकसान है, किससे हमको दोस्ती करनी चाहिए, किससे हमको दुश्मनी करनी चाहिए, किस देश से, तो वो देख के ही डिसीजंस बनते हैं। और जो पीपल हैं, जो लोग हैं वहाँ पर, हु मेक इट आर रैशनल इंडिविजुअल्स। भाई जब फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बोल दिया है कि एक रैशनल एक्टिविटी है, एक लॉजिकल, एक थिंकिंग है, काफ़ी देख विचार के, और जो होता है उसी के मद्देनज़र ही पॉलिसी बनेगी, तो आप देखेंगे कि रैशनल इंडिविजुअल्स ही होंगे, लॉजिकल थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग वाले होंगे, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, फैक्ट्स, फिगर्स लेके चलेंगे, और तो बोलते हैं, और दे थिंक स्ट्रैटेजिकली, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की गई है कि कैसे, क्या कहते हैं, वेग ना हो, बेकार ना हो, एकदम अलग ना लगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना बोल दे जो तो बेकार हो। तो एक तरह का आप देख सकते हैं कि रैशनल लेवल पे लाने की कोशिश की गई है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को, और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी रैशनली होंगे और लॉजिकल सोचेंगे, वेग नहीं। ठीक, तो उसमें ये बोलते हैं दे वांट टू मैक्सिमाइज गेन। भाई फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव ही यही होता है कि, या इंटरनेशनल रिलेशन भी, कि हम अपना गेन मैक्सिमाइज कर लें और अपना मिनिमाइज लॉसेस, अपनी जो क्षतिपूर्ति या जो लॉस होगा उसको कम से कम रखें और अपने गेन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक अच्छी स्टार्टिंग थी ये टूवर्ड्स नियो रियलिज्म। ठीक, थॉमस शेलिंग की द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960 में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से इसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को या थोड़ा साइंस बनाने की कोशिश की गई है रियलिज्म को, ठीक है ना, इन नियो रियलिज्म में। तो ये था, तो आप देख सकते हैं कि ये मेन पॉइंट्स थे कि रैशनल थिंकिंग, रैशनल एक्टिविटी, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पर अपने हम मैक्सिमाइज करेंगे, जो गोल हमको पाना है वो मैक्सिमाइज करने का गेन अपना कोशिश करेंगे, और मिनिमाइज कर लेंगे अपना लॉसेस। तो वो हम, इससे हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा तार्किक या थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे क्रिटिसिज्म क्या होता है इस पॉलिसी का, कि भाई ये जो आप कर रहे हो उसमें तो ह्यूमन एक्टिविटी है, उसमें ह्यूमंस आ गए, ह्यूमंस ही ना बना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, कि कोई एलियन या गॉड आके बना दिए हैं, ना, ह्यूमंस ही बना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, और उनकी थिंकिंग है, उनकी मेंटालिटी है कि वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, सो इट कांट बी साइंटिफिक इन नेचर। भाई जब यही करना है, ह्यूमन ही पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, तो आप तो रियलिज्म में चले गए, जहाँ पर आपने ह्यूमन बिहेवियर ले लिया, फिर आप वही चले गए मॉर्गन थाउ, हॉब्स में चले गए, आप मैकियावेली में चले गए। बोले नहीं, हमको इससे बाहर निकलना है, हमको ह्यूमन एक्टिविटी नहीं लेनी है। वी डोंट वांट टू टेक ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन बिहेवियर इनटू कंसिडरेशन हियर, वी जस्ट नीड सम साइंटिफिक methodology to go for the theory that we are creating, that is neo realism। तो इसको दरकिनार कर दिया गया। बोले नहीं, आपका होगा लॉजिकली, आप होगा रैशनल थिंकर्स होंगे, लेकिन आप ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमको कुछ और चाहिए। तब आते हैं आपके फादर ऑफ नियो रियलिज्म, और जो थ्योरी देते हैं वो देते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। और आपको जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी इन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, केनेथ वॉर्स द्वारा। उनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड जो अगला जो बुक उनका मेन है द मैन, द स्टेट एंड द वॉर 1959 में। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, पेपर में बहुत बार पूछा गया है,
और हमेशा पूछे जाने का ही चांस रहता है, ठीक है ना। और ये फादर ऑफ स्ट्रक्चर न्यू रियलिज्म इनको कहते हैं, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म, केनेथ वॉल्ट्स। नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस सेलिंग एक बार आप हल्का सा मिस करते हैं, पर केनेथ वॉल्ट्स को आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ न्यू रियलिज्म इनको कहा गया। इन्होंने पूरा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाने की पूरी थ्योरी अपनी दे दी, जो हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक। तो बेसिक फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर रियलिज्म हम लोग देखते हैं वो क्या है, ठीक। तो इन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जरूर है, पर कोर वैल्यूज़ नहीं भूल सकते आप, कोर वैल्यूज़ नहीं भूल सकते हैं। अब आपको दिख जाएगा क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने खुद माना है कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, एक तरह का एनार्किक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एनार्की मानता है, एनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई एक भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि कंट्रोल कर सके। तो फिर भाई क्या होगा, फिर सेल्फ हेल्प होगा, सेल्फ हेल्प होगा ना, सेल्फ हेल्प, खुद हेल्प करेगा नेशन स्टेट, ठीक है ना। अलायंसेस होंगे, काउंटर अलायंसेस होंगे, अलायंसेस चलेंगे, ठीक, प्लस काउंटर अलायंसेस होंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, और प्लस आप देख सकते हैं कि फिर सिक्योरिटी डिलेमा भी रहेगा, सिक्योरिटी डिलेमा भी रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई मेन फीचर्स तो आ रहे हैं ना रियलिज्म के, तो कोर वैल्यूज पे तो नहीं अलग हो रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नया वो टर्म देते हैं यहाँ पर, जो कि है हायरार्किक, या हायरार्की कह सकते हैं आप। हायरार्की मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर रैंक की बात कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है हायरार्की, फर्स्ट ऊपर ऑफिसर बैठेगा, बॉस बैठेगा, फिर उसके नीचे उसका उससे छोटा पद, फिर उससे नीचे छोटा पद। तो यहाँ पर हायरार्की की बात की गई है, रैंक की बात कर दी गई है इंटरनेशनल सिस्टम में, कि भाई एनार्की तो है लेकिन रैंकिंग भी है। अब रैंकिंग हमने नहीं पढ़ा था, तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ना, जो आप बात कर रहे हैं न्यू रियलिज्म का, स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर रियलिज्म का, वो है रन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग रन करता है, ना कि मैन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मैन के अकॉर्डिंग रन नहीं करेगा, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रन करेगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। मैन वहाँ कुछ नहीं कर सकता, खाली गूंग बन के बैठा रह सकता है, और पूरा काम होगा स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आपके हो गए ग्रेट पावर्स, सुपर पावर्स कंट्रीज, ये आपके हो गए ग्रेट पावर्स कंट्रीज, ये आपके हो गए स्मॉल पावर, मिडिल पावर, और फिर लास्ट में हो गए आपके स्मॉल पावर, ठीक। तो भैया जो जो कंट्री इस कैटेगरी में आएंगी, सुपर पावर में मान लीजिए अमेरिका आ गया, ग्रेट पावर में कहते हैं कि आपका फ्रांस यूके आ गए, मिडिल पावर में इंडिया आ गया, या कह सकते हैं कि स्मॉल पावर में आपका नेपाल उपाल आ गया, या और जो अफ्रीकन कंट्री थे वो आ गई, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आगे ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस हिसाब से ही आप फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, न कि आप फॉरेन पॉलिसी सुपर पावर कंट्री की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से बना लेंगे, समझ रहा। यहाँ पर लोग चाह के भी एक्सपेंसिस नेपाल एक्सपेंसिस पॉलिसी नहीं बना सकता है कि वो इंडिया को डरा दे, वो चाइना को डरा दे। तो स्ट्रक्चर फिक्स है, और चाइना चाह सकता है कि वो एक बार अमेरिका को डरा सकता है, क्योंकि वो उसकी ऐसे स्ट्रक्चर में वो फिक्स है। तो यहाँ पर जो भी आएगा, चाइना में जो भी पैदा होगा और जो भी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करेगा, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही फ्रेम करेगा, और नेपाल में भी और इंडिया में भी, या अफ्रीका के जिन कंट्री में भी। तो जिस स्ट्रक्चर में वो लाइक करते हैं, अकॉर्डिंग उतने ही कैपेसिटी, उतनी पावर से वो फॉरेन पॉलिसी अपनी फ्रेम कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। यहाँ पर मैन के कुछ हाथ में नहीं है, ये कहना है स्ट्रक्चर
रियलिज्म फॉलो करने वालों का। ठीक, तो अब अगला पॉइंट जो है, ईच नेशन स्टेट्स टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन स्ट्रक्चर। मैंने पहले बताया सुपर पावर का स्ट्रक्चर में जो रैंकिंग है टॉप पे होगा, तो अपने पोजीशन के हिसाब से वो अपने डिसीजन या एक्शन से फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं। वैसे ही सेम ग्रेट पावर्स का है, फिर मिडिल पावर का है, फिर और स्मॉल पावर्स का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप फॉरेन पॉलिसी में चाहे जिसको बैठा दीजिए, वो अगर उस कंट्री की रैंकिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग नीचे है, तो चाहे जितना टैलेंटेड बंदा हो नेपाल में या भूटान में या किसी अफ्रीकन कंट्री में या किसी भी लो इनकम कंट्री में बैठा हो, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी या फिर अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये बात रही। ठीक है ना, तो दे पॉलिसी मेकर्स कैन नॉट टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश। अपनी इच्छा के हिसाब से जो आदमी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं हर कंट्री में, वो नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ बात समझिए कि ये साइंटिफिक कर दिया गया है, कि रूल बना दिया गया है भैया कि इसको आदमी चेंज नहीं कर पाएगा। साइंटिफिक बनाने का क्या मतलब है? अब पानी जो फॉर्मूला H2O हर जगह सेम ही होता है, तो वही बात कह रहे हैं कि भैया सेम हो गया है ये, आदमी चाह के भी इसको नहीं बदल सकता है। जैसे H2O पानी जब मिलेगा तो वो H2O का ही फॉर्मूला होगा, उसको आदमी चाह के नहीं बदल सकता है। वैसे आप स्ट्रक्चर में जो रैंकिंग है उसको आप नहीं बदल सकते हैं अपनी, ठीक है ना, रैंकिंग बदल सकते हैं, पर जो आप जिस समय आप जिस रैंकिंग में है, जिस स्ट्रक्चर में, जिस पैदान पे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। आप चाह के भी लेस एग्रेसिव या मोर एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब एक यहाँ पर बात आती है, फंक्शंस ऑफ ईच स्टेट, नेशन स्टेट्स आर दी सेम। भाई फंक्शंस तो चलो सेम है। फंक्शन जैसे मान लीजिए कि टैक्स कलेक्ट करना है, आर्मी मेंटेन करना है, पुलिस मेंटेन करना है, और क्या कहते हैं कि फंक्शंस मतलब टैक्स लेना है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। तो हर नेशन स्टेट, नेपाल हो चाहे USA हो चाहे जो कंट्री इंडिया हो, वो भाई इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रेड करना हो, वो करना हो, तो ये तो आप कह सकते हैं कि हर कंट्री परफॉर्म करता है। वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, और कहते हैं कि आपका पुलिसिंग है, आर्मी है, सिक्योरिटी है, वो मेंटेन करना तो आपका काम है, हर नेशन स्टेट परफॉर्म करता है। ठीक है ना, बट दे वैरी इन देयर कैपेसिटीज़। अब ये कैपेसिटीज़ ही आपको स्ट्रक्चर्स में रैंकिंग देते हैं कि भैया आप मिलिट्री पावर हो, ठीक, आप मिलिट्री पावर हो, आप इकोनॉमिक पावर हो, ठीक, आप क्या कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पावर हो, आप, हाँ, आपकी रिसोर्सेज बहुत हैं, आप बहुत धनी हो, ठीक है ना, प्लस आप क्या कहते हैं कि आप कहाँ पर लोकेटेड हो, आपकी लोकेशन क्या है, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन क्या है आपकी, कहाँ पर लोकेटेड हो आप, ठीक है। तो इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर, और आपका रिसोर्स कितना है कंट्री में, ठीक है ना, आपकी लोकेशन कहाँ है, और बहुत ये सब चीज़ें आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करती हैं, और यही आपकी रैंकिंग को ऊपर ले जाएंगी जो कि सिस्टम है स्ट्रक्चर्स में, और फिर वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली वो सब फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करना चालू हो जाएंगे जो आप फ्रेम करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप रैंकिंग में नीचे रह गए, स्ट्रक्चर्स में नीचे रह गए, तो आप चाह के भी वो पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पाएंगे जो आप फ्रेम करना चाहते हैं। तो कोर बेसिस ये है कि स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं फॉरेन पॉलिसी, ना कि मैन, ठीक। तो ये रहा आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर रियलिज्म पे मेन कंटेंट, ठीक। और इसके प्रोपोनेंट आपने देखा ही है कि केनेथ वॉल्ट्स हैं, और इनकी ये बुक्स हैं, और ये की थ्योरी है। और अगर देखेंगे आप तो दो मेन इम्पॉर्टेंट और जो कहते हैं कि न्यू रियलिज्म के मेन कॉन्सेप्ट हैं, वो है आपका डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक। इसके प्रोपोनेंट हैं आपके कह सकते हैं कि केनेथ वॉल्ट्स ही डिफेंसिव रियलिज्म के आपके
प्रोपोनेंट हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डिफेंसिव रियलिज्म होता क्या है, बहुत ईजी है। नेशन स्टेट ट्राई टू इंक्रीज देयर पावर ओनली फॉर देयर प्रोटेक्शन। अब डिफेंसिव रियलिज्म में होता क्या है कि भाई देखिए एनार्की तो है, सेल्फ हेल्प चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ पीछे एक बार जाके कि जो कोर वैल्यूज़ है रियलिज्म की, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एनार्की है, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प चाहिए, सिक्योरिटी डिलेमा है, ठीक है ना, तो सर्वाइवल ज़रूरी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये सब काम रियलिज्म में भी थे और वो नियो रियलिज्म में भी हैं। बट चेंजेस क्या हुए हैं, वहाँ मैन को ना पावर मान के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को पावर मान लिया गया है और उसी का अकॉर्डिंग मैन रन करेंगे और बाकी सब प्रोटेक्शन, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो सब यहाँ पर लागू होगा। और अलायंसेस, काउंटर अलायंसेस, वो सब चलेंगे यहाँ पर, ठीक। ओनली कैपेसिटीज़ के चक्कर में आप स्ट्रक्चर्स में ऊपर रैंक हो सकते हो, नीचे रैंक हो सकते हो, ठीक। तो चलते हैं यहाँ पर। तो नेशन स्टेट जैसे बोला है कि ट्राई टू इंक्रीज द पावर, क्योंकि सिक्योरिटी डिलेमा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं, सेल्फ हेल्प चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर द प्रोटेक्शन, ये याद रखिएगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए है भाई, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल पर अपने सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, पावर अपनी बढ़ा रहे हैं। तो हैंस दे आर कॉल्ड एज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स। क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स है, ये सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, किसी के ऊपर हमला करने के लिए पावर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी सर्वाइवल को सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि कल कोई दिक्कत आती तो उसको कैसे डील किया जा सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका डिफेंसिव रियलिज्म। अब चलते हैं हम लोग ऑफेंसिव रियलिज्म की तरफ और देखते हैं इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है। और वो मेन प्रोपोनेंट है आपके जॉन मेयरशिमर, और जो उनकी बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, 2001 में आई है बुक आपकी ऑफेंसिव रियलिज्म की। इसके प्रोपोनेंट हैं जॉन मेयरशिमर, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक। हियर द नेशन स्टेट्स इंक्रीज देयर पावर फॉर एक्सपेंशनिस्ट पर्पस। आप देख सकते हैं वहाँ पर डिफेंसिव था तो वहाँ डिफेंस करेंगे पावर इंक्रीज करके, लेकिन यहाँ पर पावर इंक्रीज करके आप दूसरे कंट्री पे अपना अधिकार जमाने के लिए, या उसको परेशान करने के लिए, या उसको लूटने के लिए, या उस पर कब्जाने के लिए आप अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हो, नॉट फॉर योर डिफेंस बट फॉर द एक्सपेंशन या एग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर जो ऐसे नेशन स्टेट्स को क्या बोलेंगे, दे आर पावर मैक्सिमाइजर्स। वो पावर मैक्सिमाइजर्स कर रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ऑफेंसिव रियलिज्म बुक का नाम, प्रोपोनेंट कौन है और वो क्या है, वो दूसरे पावर इंक्रीज करना, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरे की भूमि को कब्जाने के लिए, दूसरे को थोड़ा ऑफ बैलेंस रखने के लिए, और इसीलिए कहा गया है वो पावर मैक्सिमाइजर्स हैं, ठीक, ना कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, जो कि केनेथ वॉट्स ने बोला है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ही पावर इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि किसी को परेशान या किसी के ऊपर एक्सपेंशन करने के लिए, अपनी लैंड को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपको आपका नियो रियलिज्म का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।